अच्छा, it has 4 electrons, 4 orbitals. एक एटम के साथ बॉन्ड करते हैं, एक दूसरे एटम के साथ, एक तीसरे एटम के साथ 120 डिग्री के एंगल होते हैं, and there's a fourth orbital that is not that is unused initially. तो इथीन का केस, जब भी कार्बन डबल बॉन्ड एक एटलीस्ट डबल बॉन्ड बना रहा होता है तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो कार्बन इज मेकिंग 3 bonds with 3 atoms. उसका जो फोर्थ ऑर्बिटल है ना, which is this red one on top, और ये दूसरा कार्बन है, इसका भी फोर्थ ऑर्बिटल है, दोनों फिर आपस में आके पैरेलल में पाई बॉन्डिंग शुरू कर देते हैं, and the electron density lies above and below the axis connecting the two nuclei, and so this is your pi bond. तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। फिर बेंजीन के अंदर भी मैंने कहा था कि कुछ इसी तरह होता है कि बेंजीन के अंदर यू हैव ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड्स, यानी ईच ऑफ द कार्बन एटम, अगर ये आप सिर्फ और सिर्फ ये ब्लू वाला पार्ट देखो तो ईच ऑफ द कार्बन एटम्स, ये जो है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि इट्स मेकिंग 3 bonds with 3 other atoms. तो this carbon atom is making 3 bonds. उसका जो चौथा ऑर्बिटल है ना, that is unused. ये अगला वाला कार्बन एटम भी इट्स मेकिंग 3 bonds, एक इधर हाइड्रोजन के साथ, तो इट्स मेकिंग 3 bonds, और उसका भी चौथा ऑर्बिटल जो है दैट्स अनयूज्ड, p ऑर्बिटल। सारे कार्बन आइडेंटिकल है, 120 डिग्रीज प्लेनर शेप है, ठीक है। ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ठीक है, जिसको और थोड़ा हाईलाइट कर दें, तो उसमें ये होता है कि एंड रिजल्ट इज कि all these carbons and their fourth unused orbitals, they start to overlap. और ओवरलैपिंग इस तरह होती है कि ये वाला ऑर्बिटल जो होगा ना, वो इस साइड पे भी ओवरलैप कर रहा होगा और वो उसके ऑपोजिट साइड पे भी ओवरलैप कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। There's going to be a pi electron cloud, a ring of pi electron cloud above and below the axis connecting the two nuclei, connecting the atoms, ठीक है। तो ऊपर भी और नीचे भी, except that the electron density is a lot lesser, क्योंकि ये जो रेड वाला ऑर्बिटल है ना, ये वाला यहाँ पे जो है, जिसको और ज्यादा डार्क शेड कर दिए, this electron density is distributed, उसके साथ भी ओवरलैपिंग चल रही है और इस वाले के साथ भी ओवरलैपिंग चल रही है, नीचे वाले के साथ भी, तो वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। एल्कीन्स, सिंपल एल्कीन्स के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नॉट दैट डिस्ट्रीब्यूटेड, वो सिर्फ एक एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है बहुत ही फैल गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंड द अदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस मॉलिक्यूल इज कि आप उसको डबल बॉन्ड शो नहीं करते, आप रिंग शो करते हो। दैट्स एक्चुअली द करेक्ट वे ऑफ, yeah, that's the Cambridge way of representing this molecule. तो ये इसका skeletal formula है। तो ये सारा हमने किया था, ठीक है। तो और उसमें हम फिर डिस्कस कर रहे थे कि मेन जो मैंने डिफरेंस बताया था कि बेंजीन के अंदर रिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, और एल्कीन जो नॉर्मल एल्कीन्स होते हैं उसमें ज्यादा होती है। आयशा, मरियम, ये सारा क्लियर है? अबू रेरा क्लियर है? जी सर। अच्छा जी, अब अगली चीज पे ये थोड़ा सा रिविजन होगी, क्योंकि एल्कीन्स के साथ हमेशा कंपैरिजन होता है। तो हमने पढ़ा था कि जी एल्कीन्स अनसैचुरेटेड होते हैं और उनमें कार्बन और बॉन्ड कार्बन होता है, ये उसका वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। and we discussed कि इससे ना इलेक्ट्रोफाइल्स अट्रैक्ट होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रोफाइल्स इस डबल बॉन्ड से ना अट्रैक्ट होते हैं। एंड देयर लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स, जो एल्कीन्स के काफी ज्यादा एडिशन रिएक्शंस होते हैं, उनका जो नाम होता है उन एडिशन रिएक्शंस का, दे आर कॉल्ड, अच्छा, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक addition, ठीक है। that's the reaction and that's the mechanism as well. It's called electrophilic addition of alkenes. तो हम पहले सारा रिवाइज करते हैं, and we'll start with bromination. So the first one is number 1 कि let's do ethene plus bromine. Conditions क्या होती थी इसकी कि it should be solvent जो हो सकता है, it could be aqueous or inert, यानी CCl4 could be used. That's a very good solvent. So that's the solvent that is used.
And the other thing that's possible is के absence of light. That's important. So that's another thing. Another thing that is important. इस reaction में what would happen is कि bromine would act as an electrophile. तो आपके पास अब मैं उसका mechanism draw कर रहा हूँ clearly. ठीक है, you'll be asked to draw this mechanism जो कि उसमें भी आता था, AS में भी आता था, but now A2 के अंदर you'll be asked to draw this mechanism. तो bromine का जो molecule होगा वो इस इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से जो कि ऊपर बना हुआ है, ठीक है, जो एक्चुअल डायग्राम बना हुआ है, so there's a pi electron cloud. तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इससे रिपेल होते हैं. तो यहाँ पे there are electrons, they are going to be repelled. और ब्रोमीन का मॉलिक्यूल जो होगा वो पोलराइज हो जाएगा. इधर डबल बॉन्ड है, इससे इसके इलेक्ट्रॉन्स फर्दर रिपेल होंगे. जस्ट 1 सेकंड. अच्छा, so bromine's electrons are going to be repelled. और वो जब रिपेल होंगे तो ये ब्रोमीन का जो मॉलिक्यूल होगा ये पोलराइज हो जाएगा. वन साइड वुड बिकम पार्शियल पॉजिटिव एंड द अदर साइड वुड बिकम पार्शियल नेगेटिव. होपफुली थोड़ा थोड़ा ये याद है. फिर ये जो पॉजिटिव ब्रोमीन है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर जो घूम रहे थे, जो कि आपको इस वाले ऊपर वाले डायग्राम में यू कैन सी, दिस पॉजिटिव ब्रोमीन इज गोइंग टू अट्रैक्ट, अच्छा इट्स गोइंग टू अट्रैक्ट, सॉरी, it's going to attract those electrons. वो अपनी तरफ अट्रैक्ट होंगे. एंड स्लोली what would happen is कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होते जाएंगे, ठीक है. they'll eventually break off. ये Br-1 बन के टूट के अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हैं, वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को और इसके नेगेटिव चार्ज को फर्दर रिपेल करेंगे. सो नेक्स्ट स्टेप इज कि you'll have, अच्छा next step is कि a carbocation is formed. अच्छा, what's a carbocation? कि ये हमारे पास इथीन का मॉलिक्यूल था, डबल बॉन्ड था, Br+1 बन गया था और Br-1 टूट के अलग हो गया था. it got repelled and the bonded electrons went towards Br-1, वो टूट के अलग हो गया था. Br+1 फिर इस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अटैक करता था, उसको उनके इलेक्ट्रॉन्स को खींच के अपने साथ अटैच कर लेता था एंड इट वुड बॉन्ड विद कार्बन. तो जब वो कार्बन के साथ बॉन्ड करता था तो डबल बॉन्ड से उससे इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, तो उसका पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया. तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन ने अपनी तरफ खींच लिए, लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. दिस कार्बन वुड बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट because it's going to become electron deficient क्योंकि इसके electrons, these electrons have been taken up by bromine. And next step is that Br-1 is going to come in. It will be attracted to the carbocation that is formed, and that would result in the completion of the reaction. तो वो दूसरा bond भी बन जाएगा and you will have carbon bonded to hydrogens, and there is bromines bonded to it. ठीक है, ये क्लियर है सारों को? अब्दुल्ला क्लियर है? अबू लैला क्लियर है? मजीम क्लियर है? यस सर. सर ये A2 में दोबारा से आ गए? हाँ, इसका उसके साथ आएगा. ये तो वैसे रिवीजन है, लेकिन इसका उसके साथ आएगा, बेंजीन के साथ ना काफी कंपैरिजन आएगा. A2 के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली पूछते भी हैं इसके बारे में. अच्छा, दिस ओवर हियर इज योर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट जो है ना बेंजीन के वो एल्कीन्स हैं, तो इसलिए उसके साथ कंपैरिजन बड़े आते हैं. द फर्स्ट वन इज अ स्लो स्टेप. क्यों? क्योंकि पोलराइजेशन टेक्स टाइम. कि ब्रोमीन का मॉलिक्यूल आएगा, कोलाइड करेगा, फिर जाके पोलराइज होगा, तो वो टाइम लेगा. तो पोलराइजेशन
Similarly, the second step is your fast step. क्योंकि जैसे ही एक दफा वो Br-1 आयन बनेगा ना, तो अच्छा जैसे ही वो Br-1 आयन बनेगा तो वो फौरन अट्रैक्ट होगा, इमीडिएट अट्रैक्शन होगी. So that's your fast step. So there's going to be a strong attraction. So two-step mechanism. It's a two-step mechanism. तो ये पूरा mechanism याद रखना है. पोलराइजेशन के ऊपर थोड़ा सा कमेंट मैं कर दूं कि ब्रैकेट में डाल दूंगा. अच्छा, पोलराइजेशन में थोड़ा सा कमेंट कि ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ना, इन पोलराइज करता क्यों है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, जब हम बेंजीन के साथ कंपैरिजन ऊपर कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे हाई है कंपेयर टू बेंजीन. बेंजीन के साथ ये नहीं होने वाला. इधर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है जब आपके पास नॉर्मल डबल बॉन्ड होता है, तो इसलिए वो रिपेल करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करता है. तो ये जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है हैज अ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. Hence there's more repulsion, more polarization. किसके कंपैरिजन में कंपेयर टू बेंजीन? ऑल्दो अभी हमने बेंजीन का मैकेनिज्म नहीं पढ़ा, तो बट आई एम ब्रिंगिंग इन बेंजीन. ठीक है, कंपेयर टू बेंजीन तो पोलराइजेशन खुद ही होगा. कोई आपको खास कंडीशंस नहीं चाहिए, कोई कैटलिस्ट नहीं चाहिए, कोई ऑल यू नीड इज एब्सेंस ऑफ लाइट. इवन इन द डार्क इट हैपेंस वेरी वेरी क्विकली. अब इससे आगे ये कि अच्छा, इसके बारे में और चीजें. इसके आगे ये कि एक मार्कोवनिकॉव्स रूल था. इफ यू नाम तो थोड़ा बहुत याद ही होगा. किसी को याद है क्या करता था मार्कोवनिकॉव्स रूल? अब्दुल्ला, कोई आइडिया? सर क्या? मार्कोवनिकॉव्स रूल. नहीं, पहली दफा सुना. नहीं, पहली दफा नहीं सुना होगा. किसी को मरियम मेरी आइडिया? आयशा कोई पता है? Sir, I don't know I only know the simplified version, which is that the hydrogen attaches to the carbon, which already has more ठीक है. hydrogen. I think it has to do with repulsion of ठीक है, some R group. I'm not sure. ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि एल्कीन्स अगर पढ़ रहे हो तो मार्कोवनिकॉव्स रूल आएगा. दिस इज फॉर अनसिमेट्रिक एल्कीन्स. सिमेट्रिक में मैटर नहीं करता, इट डजंट रियली मैटर इन सिमेट्रिक. अच्छा, अनसिमेट्रिक एल्कीन्स रूल ये था कि एच एटम bonds to that carbon in serial bond C, which is already bonded to more H atoms. Which is already bonded to more H. ठीक है, that was the Markovnikov's rule. Unsymmetric alkenes का. देखिए, इस रूल को आप फर्दर थोड़ा सा वो कर लें, क्लेरिफाई कर लें कि पहले तो अनसिमेट्रिक एल्कीन्स के हैं. अनसिमेट्रिक एल्कीन्स आ कि जहाँ पे डबल बॉन्ड जो है वो unevenly positioned है. This one is an unsymmetric alkene. कि डबल बॉन्ड की जो राइट और लेफ्ट साइड है ना, दे आर डिफरेंट. मतलब ये डबल बॉन्ड ना बीच में कहीं नहीं है. ठीक है, इट्स नॉट सो दिस इज अनसिमेट्रिक. वाइस वर्सा एक इसी तरह होता है, दैट इज सिमेट्रिक. सिमेट्रिक में क्या होगा? सिमेट्रिक में होगा कि डबल बॉन्ड की दोनों साइड्स देखो ना, तो दे आर एग्जैक्टली द सेम. अच्छा, both sides of the double bond they are
Exactly. The same. So this over here is your symmetric alkene. तो ये hopefully सारों को idea clear होना चाहिए कि what is unsymmetric, what is symmetric. Unsymmetric में issue ये आता था कि ये खाली reaction bromine के साथ नहीं है, HBr के साथ let's say reaction है. So the reactions were pretty similar. तो electrophilic addition of unsymmetric alkenes. So इसमें what happens is कि unsymmetric alkene, let's pick propene for an instance. अच्छा इसको बस CH3 लिख देते हैं. So this is propene. HBr के साथ reaction हो रहा है. Same mechanism. ये positive है, ये negative है. यहाँ पे electrons है. These electrons will be attracted to the positive H, and because of those electrons, these electrons are going to be repelled. End result is कि ये Br-1 टूट के it will separate, it will break off. तो अगला step होगा. The next step is you have CH3 and C and double bond and C and H and H. तो आपके पास एक H+1 बन गया और एक Br-1 टूट के that has separated. ठीक है. So these two things have separated. H+1 जाएगा, क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स को डबल बॉन्ड में से अट्रैक्ट करेगा, अपने साथ जोड़ लेगा. तो वही उसने किया और उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया. प्लस अच्छा उसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया. पॉजिटिव चार्ज किस पे आ गए? इसके ऊपर आ गए क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन उसने खींच लिए. बट द अदर थिंग कुड आल्सो हैपन व्हिच इज the other thing is कि बजाय इसके कि वो एंड वाले के साथ अटैच हो, the H+1 goes to the other carbon atom. डबल बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन्स पुल करता है अपने साथ, अच्छा अपने साथ अटैच कर लेता है और पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है. नाउ दिस कार्बन एटम ओवर हियर गेट्स अ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है. तो these are the two possible carbocations that can be formed. अब इसमें ना जो स्टेबल कार्बोकैटन होता है ना, इट्स ऑलवेज द वन व्हिच इज बॉन्डेड टू मोर कार्बन चेन्स. ये वाला जो कार्बोकैटन है ना, अच्छा वो स्टेबल क्यों होता है? स्टेबल इसलिए होता है कि मैंने एक्सप्लेन, जब पहले हमने पढ़ा था एएस के अंदर पढ़ा था, आई हैड एक्सप्लेन कि ये जो कार्बन है ना, इसकी दो साइडों पे हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन जो होते हैं ना, उनके पास कोई खास इलेक्ट्रॉन होता नहीं है. तो अगर वो ये पॉजिटिव चार्ज उधर से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा तो कोई इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, नॉट अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू कम फ्रॉम दैट साइड. तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, दैट वुड बी लार्ज, दैट वुड बी रिलेटिवली स्ट्रांग. अच्छा द पॉजिटिव चार्ज, सॉरी, द पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर वुड बी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर. तो इसको मैंने बड़ा कर दिया. ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्ट्रांग है. आयशा क्लियर है? ये अबू रेरा क्लियर है? मरियम क्लियर है? जी सर. अच्छा यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बना है, इस कार्बोकैटायन को अगर देखो ना, जिसको सर्कल भी कर लेते हैं कि आई हैव दिस कार्बन एटम ओवर हियर, उसके ऊपर +1 चार्ज है. नाउ ओवर हियर द इशू इज कि दिस इज सराउंडेड बाय लार्ज ग्रुप्स. कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस साइड पे भी कार्बन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो इट्स सराउंडेड बाय अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वो जब अपने इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ भेजते हैं ना, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा ना, दैट एक्चुअली डिक्रीजेस इन साइज. तो वो पॉजिटिव चार्ज काफी छोटा हो जाता है. तो if there are more alkyl chains around the carbocation, so the positive charge is going to be much smaller क्योंकि वो साइडों से surrounded है. It's going to pull electrons from the sides और वो अपना positive charge को ना decrease कर सकता है, neutralize कर सकता है. ये नहीं कर सकता.
end result is कि problem आएगा कि why do you call this one stable? Why do you call this the stable carbocation? The reason you call it the stable carbocation is कि ये जो positive charge अगर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो what it would do is कि वो H ने इलेक्ट्रॉन छीने थे ना, तो वो H से इलेक्ट्रॉन्स वापस भी छीन सकता है और वो अपनी तरफ खींच के वापस डबल बॉन्ड बना सकता है और एल्कीन जो है ना वो वापस रीफॉर्म हो जाएगा, रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा। तो मतलब पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए कार्बोकैटायन के ऊपर, लेकिन इट शुड नॉट बी दैट लार्ज कि वो उल्टा H से इलेक्ट्रॉन फौरन खींच ले। मतलब यहीं से स्टार्ट हुआ था ना पॉजिटिव चार्ज के, H+1 आया था, उसने इलेक्ट्रॉन्स पुल करके अपने साथ जोड़ लिए थे, तो कार्बन के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज आ गया था जो कि काफी ज्यादा पॉजिटिव चार्ज था। तो अगर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ रहा है तो रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं करेगा, वहीं पे ना रिएक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज वापस इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा। अच्छा, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज कम होगा ना तो स्टेबल होगा, स्टेबल होगा, इट्स नॉट गोइंग टू डू दैट। अच्छा, इट्स नॉट गोइंग टू डू दैट, एंड व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि फिर आराम से ना Br- उनके पास मौका होगा वो ट्रैवल करता हुआ जाए और इधर अटैच हो जाए, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस कि अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलके दे एंड अप फॉर्मिंग अ बॉन्ड। तो ये याद रखना है कि स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा। तो इसका मार्कोवनिक-ऑफ्स रूल की ना एक्सप्लेनेशन कहाँ पे, ये मार्कोवनिक-ऑफ्स रूल, तो इसमें बस आप एक्सप्लेनेशन लिख लेते हैं कि कार्बोकैटायन with more alkyl chains are more stable as alkyl chains have electron donating effect. Have electron अच्छा, they have electron donating effect, so stability ज्यादा होती है। ये क्लियर है सारों को? अब्दुल्ला क्लियर है? मरीम क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो रूल सिंपल है, H bonds to the carbon atom that is already bonded to more carbon atom। ठीक है, Markovnikov's rule with explanation। अच्छा, अगला बाकी एल्कीन्स के रिएक्शंस क्या थे कि वो सारे रिएक्शंस हम लिस्ट कर लेते हैं, उनकी कंडीशंस लिस्ट कर लेते हैं रिवीजन के लिए। एडिशनल रिएक्शंस Sir, I have a question. यस। So you said that the stronger positive charge is not unstable because then the positive charge can attract the electrons again. But then at the same time, can't you also say that a stronger positive charge could attract the bromine better as well? हाँ, Because like the polar charges. मैं अब एक्सप्लेन करता हूँ ना। ब्रोमीन की बात तो बाद में आएगी ना, सबसे पहले क्या आ रहा है, वो जो HBr में H+1 है, इट्स ट्राइंग टू स्टील द इलेक्ट्रॉन्स इन द डबल बॉन्ड, राइट? मरीम यही हो रहा है ना? Yeah. तो वो ये काम कर ही नहीं सकता क्योंकि जैसे ही वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करेगा, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा दैट वुड बी वेरी स्ट्रांग। Okay. ठीक है, तो मतलब वो जो पहला स्टेप है ना वही इनिशिएट नहीं होगा, मतलब ये नहीं हो रहा कि वो मतलब फॉर्म ही नहीं होगा। डू यू गेट माय पॉइंट? Yeah. ठीक है, Okay. That makes sense. हाँ, तो बस ये है कि वो कार्बोकैटायन फॉर्म करने की बारी नहीं आएगी, मतलब ये H+1 वुड नॉट बी एबल टू डू दैट। अच्छा, जस्ट वन सेकेंड, एक गिव मी 1 मिनट।
अच्छा, अगला पार्ट कि ये तो मार्कोव-निकोल्स रूल, अब हमने ना सिंपल वो करना है, लिस्ट करना है कि क्या क्या रिएक्शंस थे, एडिशन रिएक्शंस एल्कीन्स के, ठीक है, फॉर रिवीजन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, तो वो सारे हम लिस्ट कर लेते हैं इन वन गो। मैकेनिज्म तो हमने डिस्कस कर लिए। नंबर वन जो था दैट वाज ऑब्वियसली ब्रोमिनेशन, वी डिड दैट। उसके अंदर भी थोड़ी सी माइनर डिटेल्स वगैरह आई विल ऐड कि इथीन का मॉलिक्यूल होगा, अच्छा अब ब्रोमिनेशन की दो कंडीशंस हैं कि इट्स आइदर ब्रोमीन CCl4 inert solvent plus absence of light. Double bond breaks, changes into single bond, and अच्छा दोनों जगहों पे ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है, दैट्स वन। सेकेंड कंडीशन ब्रोमिनेशन की थी कि इंस्टेड यू कुड हैव aqueous bromine as well. Aqueous का मतलब है there is water present plus absence of light. अब इसमें क्या होगा कि the same thing might happen कि एक जगह दोनों जगहों पे ना Br ऐड हो जाए, so that's perfectly possible. लेकिन because there is water present, what could happen is कि the double bond might break और water के अंदर ना H और OH आयन होते हैं, तो पहला Br तो चलो अटैच हो गया, कार्बोकैटायन बना तो water के अंदर ना there might be OH ions, and OH ions instead of the Br ions getting attached, the OH ions might get attached, resulting in the formation of an alcohol. तो aqueous का ये ख्याल रखना है कि aqueous के अंदर this is a possibility as well. Inert solvent में this is not a possibility. तो पानी अगर होगा तो ये जो खासतौर पे मैकेनिज्म का जो दूसरा पार्ट था ना, जहाँ पे Br-1, ये जो मैंने सामने किया है, जहाँ पे Br-1 आके अटैच होता है, aqueous के अंदर ना OH ions हो सकते हैं. So your OH ions might come and they might stick to the carbocation, so resulting in the formation of an alcohol. As a second, the second cheese that is number 2. Hydrogenation कर लेते हैं. Now, what happens in hydrogenation? कि आपके पास alkene होता है और उसके अंदर आप क्या ऐड करते हो कि आप H2 गैस ऐड करते हो, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है. You have nickel catalyst plus 150 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ठीक है, निकल या फिर प्लैटिनम या फिर पैलेडियम कैटलिस्ट एंड 150 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपका जो डबल बॉन्ड है दैट चेंजेस इनटू अ सिंगल बॉन्ड और साथ हाइड्रोजन्स ऐड हो जाते हैं. सो 2 more hydrogens are going to get added and that results in the formation of an alkene. तो unsaturated alkene changes into a saturated compound. इसकी एप्लीकेशंस वो भी पता होनी चाहिए जो लेवल से पढ़ रहे हो. एप्लीकेशंस क्या थी इसकी कि इसमें ये अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स होते थे, मार्जिन फॉर्मेशन में यूज होता था. अच्छा, वेजिटेबल ऑयल्स अनसैचुरेटेड होते थे, डबल बॉन्ड्स होते थे, तो दे वर काइंड ऑफ स्मॉलर. क्यों? क्योंकि अगर आपके पास डबल बॉन्ड्स होंगे ना तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम होंगे, so the molecule would be relatively smaller, so that means it's going to have low melting points and boiling points. So it has relatively low melting and boiling points.
हाइड्रोजनेट जब करते हो ना आप उसको, तो व्हाट हैपेंस इज के मॉलिक्यूल का जो साइज है ना वो ज्यादा हो जाता है क्योंकि Hp ऐड हो गए। तो व्हेन यू हाइड्रोजनेट तो मार्जरीन फॉर्म होता है। व्हाट इज मार्जरीन? के मॉलिक्यूल साइज इज नाउ बिगर as the molecule size increases and you have it's larger now, so larger more van der Waals forces, बड़ा molecule होगा तो van der Waals forces ज्यादा होंगी। as you have more van der Waals forces, so higher melting and boiling point। तो this is इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, ये इसकी एप्लीकेशन थी। और हाइड्रोजनेशन का जो मैकेनिज्म होता था ना वो एड्सॉर्प्शन और डी एड्सॉर्प्शन होता था, जो कि हमने ट्रांजिशन मेटल्स में भी किया था। जस्ट क्विक रिवीजन कि अगर आपके पास ना ये निकल का कैटलिस्ट है तो उसमें क्या होता था कि पहले हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एल्कीन जो है ये हमने ट्रांजिशन मेटल्स में किया था कि व्हेन यू डूइंग ट्रांजिशन मेटल्स में हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को बड़ा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं या रिलेटिवली अट्रैक्ट करते हैं। तो इसके जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना ये अट्रैक्ट होते हुए कैटलिस्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं एंड दे फॉर्म वीक बॉन्ड्स। वो ये H के बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे दे विल गेट अट्रैक्टेड टू द कैटलिस्ट। सो that was the first step, which was adsorption। और फिर आपके पास अगला स्टेप था which is कि ये टूट के अलग हो जाते हैं और फिर ये वीक बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। दैट वाज डीएडसॉर्प्शन। अच्छा, डीएडसॉर्प्शन वाज कि मतलब पहले ये इसको आके हिट कर रहे थे, अब वो बाउंस बैक करेंगे तो द वीक बॉन्ड्स वुड ब्रेक and new bonds could now be formed। तो इसलिए वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती थी। कैटलिस्ट खुद ही ना वो बॉन्ड्स को डीएडसॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन के अंदर ना it would break the bonds, the old bonds, and new bonds can now be formed relatively easily। ये हमने उसमें कैटलिस्ट वगैरह के टॉपिक में भी किया था ट्रांजिशन मेटल्स के। अच्छा, कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें? ये हमने मार्कोवनी कॉल्स रिवीजन ही की है अभी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। एनी क्वेश्चंस आयशा, मरियम, क्लियर है सारा? अबू रहरा? या ठीक है, तो चलो ठीक है, ये कल अब कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। ओके सर। ये पिछला रिवाइज कर लो सारा। ओके, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज।